Hello everyone, welcome to my channel. This is Priya Bhargav. Today we are going to do a subsection of Unit 1. This subsection is compliance, which is from Unit 1, the concept of social influence. And this Unit 1 is from Block 2, MPC 004, Advanced Social Psychology. फ्रेंड्स, इस चैप्टर में मैंने जैसे आपको पहले बताया था, मैं कुछ वीडियोस बनाने जा रही हूँ इस चैप्टर से रिलेटेड, और उनका कॉमन लिंक मैं आपसे ज़रूर शेयर कर दूँगी डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, आप देख पाएंगे उसको। और इस सब सेक्शन जो ये मैं आज कवर करने जा रही हूँ, ये एक्चुअली पार्ट है एरियाज ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एरियाज ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस में तीन चीज़ें बताई हैं। एक कन्फर्मिटी, जो मैंने कल आपको वीडियो पोस्ट किया है जिसके ऊपर। आज हम करेंगे कंप्लायंस एंड ओबीडियंस का, मैं एक और वीडियो पोस्ट करूंगी कल। आज हम करने जा रहे हैं कंप्लायंस। अगर आप देखें तो कंप्लायंस पे भी रेड मार्क है, रेड स्टार। जहाँ पे भी आप रेड स्टार देखें वो इट मीन्स ये पहले एग्जाम्स में आ चुका है और आगे भी आने की चांसेस हैं। नाउ कमिंग टू द टॉपिक, कंप्लायंस होता क्या है? कंप्लायंस का मतलब होता है कि जब हमसे कोई रिक्वेस्ट करता है एक्सप्लिसिटली या इम्प्लिसिटली। एक्सप्लिसिटली मतलब डायरेक्टली हमसे बोले, और इम्प्लिसिटली मतलब इनडायरेक्टली हमसे बोले। तो जब ये दोनों तरह की रिक्वेस्ट होती है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, और उसको जिस तरह से हम रेस्पॉन्ड करते हैं, बेसिकली फेवरेबली रेस्पॉन्ड करते हैं, उसको हम कहते हैं कंप्लायंस। जब हम फेवरेबली करना मतलब कि उनके फेवर में रेस्पॉन्ड करना। जैसे कि इन्होंने एग्जांपल दिया है कि अगर कोई आपसे रिक्वेस्ट करता है, डायरेक्ट रिक्वेस्ट किसी डोनेशन की, कि हमारा ये ऑर्गेनाइजेशन है एंड वी वांट यू टू डोनेट सच एंड सच अमाउंट, तो आप जो वो पैसे, क्योंकि आपसे डायरेक्ट बोला गया है और आप डोनेशन में बिलीव करते हैं, तो आप कुछ ना कुछ डोनेट जरूर कर देंगे, चाहे 5 रुपये या 10 रुपये ही क्यों ना हो, लेकिन अगर आप डोनेशन में बिलीव करते हैं तो आप वो कर देंगे। तो दिस काइंड ऑफ रिक्वेस्ट इज एक्सप्लिसिट रिक्वेस्ट, डायरेक्टली आपसे की गई है। इम्प्लिसिट रिक्वेस्ट होती है जो आप टीवी पे एडवर्टाइजमेंट्स में देखते हैं, जहाँ पे वो कोई सामान को प्रमोट कर रहे होते हैं और आपको इनडायरेक्टली कन्विंस करते हैं कि आप वो सामान ले लें। और कभी कभी बहुत ज़्यादातर टाइम होता है कि अगर आपके दिमाग में कोई चीज़ चल रही है, सपोज यू वांट टू ईट अ पिकल, आप अचार खाना चाहते हैं और आपका यू आर नॉट श्योर किस तरह का अचार लूँ और कौन सा वाला अचार मुझे खाना चाहिए, कौन सी कंपनी का खाना चाहिए, और सडनली टीवी में किसी कंपनी का ऐड आ जाता है जहाँ अचार खाते हुए लोग दिखाई दे जाते हैं, तो आप उस कंपनी से इंस्पायर हो जाते हैं और आप उसी कंपनी का अचार ढूंढने लगते हैं, क्योंकि कंपैरेटिवली दूसरी कंपनीज की अचार का ऐड नहीं आया। तो वो इम्प्लिसिट रिक्वेस्ट होती है। तो ये दोनों ही कंप्लायंस के अंदर आते हैं। ये टर्म साइकोलॉजिस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम देखिए मार्केट कैसे साइकोलॉजिकली हमें डील करता है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज कैसे हमें साइकोलॉजिकली डील करती है और हमें मजबूर कर देती है कि हम उनका सामान लें। इसके ऊपर रॉबर्ट चियाल्डिनी ने कुछ प्रिंसिपल्स बताए थे जो हम जिसके बेसिस पे लोग सामान बेचते हैं या कंप्लायंस होती है। ऐसे कौन कौन से प्रिंसिपल है? तो ये जो प्रिंसिपल हम पढ़ने जा रहे हैं वो है रेसिप्रोकेशन, क्रेडिबिलिटी, लाइकिंग, फ्रेंडशिप, स्केर्सिटी, सोशल वैलिडेशन, कमिटमेंट। ये चीज़ें, ये 6 चीज़ें हैं, 6 पॉइंट है। ये भी देखिए स्टार लगा, ये भी एग्जाम में आ सकता है कि रॉबर्ट सियाल्डिनी ने क्या कौन से प्रिंसिपल्स देखे थे इसमें कंप्लायंस के केस में। तो ये है, हम 1 बाय 1 समझेंगे ये होता क्या है, ये क्या क्या चीज़ें हैं। फर्स्ट है रेसिप्रोकेशन। रेसिप्रोकेशन होता है कि जब हम किसी से कोई फेवर लेते हैं तो हम उसको वापस लौटाना चाहते हैं। तो जब हम किसी का फेवर लेते हैं और उसको वापस लौटाना चाहते हैं तो उसको रेसिप्रोकेशन कहते हैं। दूसरों को उसी तरह से ट्रीट करना जिस तरह से आप खुद ट्रीट होना चाहते हैं, उसको रेसिप्रोकेशन कहते हैं। तो किसी ने आपके फेवर में कोई बात कह दी, आपके फेवर में कुछ ऐसा कर दिया जो आप चाह रहे थे, तो आप उसके कायल हो जाते हो और आप चाहते हैं कि अगली बार अगर इस इंसान को मेरी ज़रूरत पड़े तो मैं इसको ज़रूर हेल्प करूंगी या उसको उस तरह से रेसिप्रोकेट
रेसिप्रोकेट करूँगी। तो रेसिप्रोकेशन एक ऐसी चीज़ है जो यूज़ की जाती है। जैसे कि किसी को कोई सामान बेचना है तो वो मेकअप प्रोडक्ट है तो वो पहले सामने वाली लेडी की तारीफ़ करते हैं कि मैम यू आर सो प्रिटी, और ये देखिए हमारा प्रोडक्ट है, इसको आप यूज़ करेंगी तो और अच्छी दिखेंगी। तो इस तरह से करते हैं। और वो जब लेडी अगर बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में कि उसको थोड़ा सा कोई प्रेज़ करे, प्रेज़ होने में बहुत बिलीव करती है या कोई प्रेज़ कर दे तो बहुत खुश हो जाती है, तो दिस इज़ फॉर सर्टेन कि दैट लेडी इज़ गोइंग टू बाय दैट प्रोडक्ट। तो ये रेसिप्रोकेशन में देखा जाता है। और अगर हम किसी को किसी ने सपोज रिक्वेस्ट ही कर दी हमसे कि मैम ये सामान ले लीजिए मेरा, जैसे रोड साइड में अगर आप कभी जाते हैं तो वो जो नैपकिन्स बेचते हुए लोग दिख जाते हैं या गाड़ी का कपड़ा बेचते हुए दिख जाते हैं, तो वो बोलते मेरा बच्चा भूखा है, मुझे ये सामान ले लो मेरा। तो कई लोग उसको ले लेते हैं दया से, क्योंकि वो गिल्ट अराउजल हो जाता है अगर हम नहीं लेते। बहुत सारे लोग नहीं लेते लेकिन फिर भी उनके अंदर गिल्ट अराउजल हो जाता है, तो मे बी वो पहले बंदे से ना ले, दूसरे बंदे से ले लेते हैं आगे जाके। तो ये इसीलिए होता है कि साइकोलॉजिकली वो रेसिप्रोकेशन का चक्कर आ जाता है। तो अगर हम रेस्पॉन्ड नहीं कर पाते तो हमें फिर ऑब्लिगेशन होता है रेसिप्रोकेट करने का। तो इसको बोलते हैं गिल्ट अराउज हो जाना। और फिर हम जब गिल्ट अराउज हो जाती हैं तो हम कंप्लायंस का इंक्रीज हो जाती है हमारे अंदर, और फिर हम इस तरह से काम करते हैं। इसमें इन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स देके भी समझाया है। आप चाहें तो एग्जाम्पल भी एक आध तैयार कर सकते हैं, अपने लेवल पे भी लिख सकते हैं। रेसिप्रोकेशन का एग्जाम्पल मैंने बहुत सारे दे दिए आपको। क्रेडिबिलिटी की बात करें, क्रेडिबिलिटी का क्या मतलब होता है? क्रेडिबिलिटी का मतलब होता है कोई चीज़, अगर कोई क्रेडिबल पर्सन मतलब जिसको यू लुक अप टू, मतलब आप जिस पे भरोसा कर सकते हैं, ऐसा कोई इंसान बोलता है तो आप विश्वास करके वो सामान लेते हैं। जैसे कि अगर आप बीमार होते हैं, अगर आपका कोई फ्रेंड आपको बोल दे कि भाई ये वाली दवाई खा ले, तो शायद आप नहीं खाएंगे, लेकिन अगर कोई एक्सपर्ट डॉक्टर आपको वो चीज़ बोलता है तो आप खा लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो उस डॉक्टर की क्रेडिबिलिटी की बात हो जाती है कि कौन इंसान आपको, ऐसा कौन अथोराइज्ड बंदा है जो आपको ये चीज़ बता रहा है। तो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में क्रेडिबिलिटी बहुत होती है। अगर आप देखें तो बहुत सारे लोग इस तरह का करते हैं, जैसे कि वाइट कोट पहना के वो बिठा देते हैं, लैब कोट पहना के बिठा देते हैं टीवी पे और बोलते हैं कि देखिए एक्सपर्ट एडवाइस है, ये एक्सपर्ट ने हमें ऐसा बताया, टूथपेस्ट वाले में आप ऐसा ऐड देखेंगे। तो वो एक क्रेडिबल बंदे से जब बुलवाते हैं तो हमें मानना पड़ता है। या किसी एक्टर एक्ट्रेसेस से ब्यूटी का कोई प्रोडक्ट सेल करवाते हैं तो हम मान जाते हैं, क्योंकि वो सुंदर दिखते हैं तो हम सोचते हैं कि हम भी वैसे ही दिखने लगेंगे अगर हम वो प्रोडक्ट लेंगे, क्योंकि दैट पर्सन इज क्रेडिबल एंड उसकी ब्यूटी से हम इंस्पायर्ड है, तो हम वैसा करने लगते हैं। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट भी किया था जहां पे इन्होंने स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी के 500 स्टूडेंट्स लिए, उनको एक स्टडी में ज्वाइन करवाया और उनसे ओपिनियन लिया गया स्लीप के ऊपर कि स्लीप का एवरेज स्लीप आवर्स कितने होने चाहिए। तो ज़्यादातर बच्चों ने 8 घंटे बताया। उसके बाद उनको लेक्चर दिलाए गए। एक नोबेल प्राइज विनर जो साइकोलॉजिस्ट हैं, जो स्लीप स्पेशलिस्ट थे, उनसे लेक्चर दिलाया गया, और दूसरे एक YMCA इंस्ट्रक्टर थे, उनसे भी लेक्चर दिलाया गया स्लीप आवर्स के ऊपर, और उनको बोला गया कि आप कुछ भी आवर्स बताइए इनको। तो जब एक्सपर्ट ने, जो नोबेल प्राइज विनर थे स्लीप स्टडी के ऊपर, उन्होंने बोला कि 0 to 8 आवर्स के बीच में स्लीप होनी चाहिए किसी की भी, तो बच्चों ने उस पर एग्री किया। और जिन्होंने 8 घंटे से अलग आंसर लिया था, नेक्स्ट टाइम जब उनके ऊपर उनसे वही सेम टेस्ट करवाया गया तो उन्होंने 0 से 8 आवर्स के बीच का ही टाइम मेंशन किया। तो दिस इज़ व्हाट इन्होंने प्रूव किया कि जब कोई क्रेडिबल बंदा ये चीज़ बोलता है तो हम उसको कंप्लाई करते हैं, कंप्लायंस हो जाती है उस चीज़ की। तो इस तरह का इन्होंने बताया है। अगेन एडवर्टाइजमेंट में भी फिर वही यूज़ कहते हैं एक्सपर्ट ओपिनियन, इस तरह से वर्ड यूज़ करते हैं। नाउ कमिंग टू थर्ड प्रिंसिपल, 6 प्रिंसिपल्स हैं टोटल। फर्स्ट हमने किया था रेसिप्रोकेशन, सेकंड हमने किया था क्रेडिबिलिटी, थर्ड हम कर रहे हैं लाइकिंग एंड फ्रेंडशिप। जब आप किसी को लाइक करते हैं, उस इंसान या किसी से बहुत घनिष्ठ मित्रता होती है, तो अगर वो इंसान आपसे कोई बात कहता है तो आप उसकी बात जल्दी से मान जाते हैं, क्योंकि ये सोशल एक्सचेंज थ्योरी ऐसा कहती है। सोशल एक्सचेंज थ्योरी कहती है कि ह्यूमन रिलेशनशिप्स जो होती हैं वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के ऊपर बनती है।
कोई इंसान कॉस्ट बेनिफिट कितना आप खर्च कर रहे हैं और कितना आपको उससे बेनिफिट हो रहा है, इसके बेसिस पे ह्यूमन रिलेशनशिप्स होती है और वो ऑल्टरनेटिव कंपेयर करते हैं उससे, और जहाँ पे उन्हें लगता है कि जिससे उनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो वो उसी की तरफ जाते हैं और उसी के कहने को फॉलो करते हैं। तो ऐसे ही इंसान, अगर आपका करीबी इंसान कुछ बोल देता है तो आप मानते हैं उस चीज़ को। तो लाइकिंग एंड फ्रेंडशिप का बहुत बड़ा वो है, पॉइंट है या वोट है आप कह सकते हैं। और इसमें यहाँ पे एक स्टडी करी थी इन्होंने, जहाँ पे 115 फीमेल ली और 94 अंडर ग्रेजुएट मेल्स लिए, दोनों अंडर ग्रेजुएट थे, और उनसे रिक्वेस्ट किया एक क्वेश्चन कंप्लीट करने के लिए, जिसमें ये पूछा था कि उनकी डिग्री ऑफ इंटीमेसी पार्टनर के साथ कितनी है। और ये इसके अलावा जो पार्टिसिपेंट थे उनसे ये भी पूछा गया 32 बिहेवियरल चेंज मैसेजेस के बारे में, वो भी दिए गए उसमें, जैसे कि स्मोकिंग के बारे में, सेफ सेक्स प्रैक्टिस के बारे में, ऐसे क्वेश्चंस थे जो बिहेवियर चेंज के होते हैं कि आप किस तरह से अपना बिहेवियर चेंज कर सकते हैं। तो उन्होंने ये पता करने की कोशिश की कि जब आपके पार्टनर ने इस तरह के बिहेवियर चेंज मैसेजेस किए तो आपने बिहेवियर चेंज किया कि नहीं किया, उसको 5 पॉइंट स्केल पे पॉइंट करिए। तो जो कंक्लूजन निकला उससे ये पता चला कि जो रोमांटिक रिलेशनशिप्स होती है या सिग्निफिकेंट लोग होते हैं आपकी लाइफ में, अगर वो इस तरह के बिहेवियर चेंज के मैसेजेस फॉरवर्ड करते हैं तो उस मैसेज को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है और एक्ट किया जाता है। नाउ कमिंग टू 4th पॉइंट, स्केर्सिटी, यानी कि स्केर्सिटी मतलब कमी होना। जब हमें ये बोला जाता है कि ये सामान लिमिटेड है हमारे पास या ये अब ख़त्म हो जाएगा, आगे नहीं आएगा, तो लोगों में होड़ लग जाती है उस चीज़ को लेने के लिए। जैसे कि अभी कोविड के टाइम पे हुआ था, लोग खाना की अरे कोरोना फैल रहा है, घर से बाहर नहीं निकलने के लिए होगा, तो लोगों ने बोरे भर भर के अनाज घर में इकट्ठा करके रख लिया था। और बहुत ऐसे सैनिटाइज़र स्टोर में ख़त्म हो जाएंगे, तो लोगों ने सैनिटाइज़र उठा उठा के दुकान लगा ली खुद के घर में। तो ये स्केर्सिटी एक ऐसी टेक्निक होती है जो मार्केट में बहुत काम आती है जब इस तरह की चीज़ें स्प्रेड की जाती हैं। तो स्केर्सिटी इफेक्ट जो है वो देखा जाता है जब लोग किसी भी चीज़ को, डिज़ायरेबल चीज़ को बहुत लिमिटेड देखते हैं। तो कोई भी नहीं चाहता कि वो अकेला रह जाए, वो उस चीज़ से वंचित रह जाए जो बाकी लोगों के पास है। तो इस वजह से लिमिटेड एडिशन जब वर्ड आ जाता है तो ये प्रिंसिपल ऑफ स्केर्सिटी क्रिएट हो जाती है। तो जब कोई चीज़ लिमिटेड होती है तो लोग जल्दी जल्दी उसको लेना चाहते हैं, और उसकी सप्लाई एंड डिमांड प्रिंसिपल इकोनॉमिक्स में जो पढ़ते हैं लोग, वो इसके बाद होती है। सप्लाई एंड डिमांड बेसिकली क्या है कि जितनी डिमांड आएगी उतनी ही सप्लाई होगी। कि अगर कोई सामान निकल गया तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, है ना, ख़त्म हो जाएगा तो डिमांड बढ़ जाएगी। ये वाइस वर्सा, मतलब डिमांड एंड सप्लाई, सप्लाई एंड डिमांड, यानी कि अगर कोई सामान कम है तो उसको लोग जितना भी है लोगों ने ले लिया। अब अगर सामान स्टोर में ख़त्म हो गया तो क्या होगा, वो फिर से बनेगा, वही तो बनेगी चीज़ जिसकी डिमांड है। तो इन्होंने यही बताया सप्लाई एंड डिमांड का जो इकोनॉमिक्स में प्रिंसिपल होता है। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें ये किया था कि एक जार लिया, उसमें चॉकलेट चिप कुकीज़ डाल दी, और उन लोगों से ये पूछा गया कि वो कितना लाइक करते हैं कुकीज़ को, कौन सी कुकीज़ कैसे अट्रैक्टिव हैं, एंड वो कितना पे करेंगे कुकीज़ के लिए। तो ये जो रिज़ल्ट है वो लाइकिंग, अट्रैक्टिवनेस एंड कॉस्ट पेड के ऊपर डिपेंडेंट थी। जो उनसे पूछा गया था ये 3 चीज़ों पे डिपेंडेंट थी। सो इन्होंने देखा कि उस कुकी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया जो सिर्फ 2 थी जार में, और जो 10 थी जार में उनको कम इम्पोर्टेंस दिया गया। मतलब कि उन्होंने ये देखा कि जिसकी क्वांटिटी कम है मतलब वो ज़्यादा बिक रही होगी और लिमिटेड भी है, इसीलिए उसको ज़्यादा पॉइंट दिए गए, और इस तरह की लिमिटेड सप्लाई वाला इफेक्ट लोगों में देखा गया। तो ये वाला वो प्रिंसिपल था। नाउ कमिंग टू सोशल वैलिडेशन। सोशल वैलिडेशन ये कहता है कि जब हमारी ये है प्रिंसिपल ऑफ कंफर्मिटी एंड कंसेंसस। सो जब हम ये देखते हैं कि हमारे समाज के लोग जिस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं,
हम भी सोशली वैलिड होने के लिए उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं या रिकमेंड कर देते हैं। तो ये फिनोमेना है जिसमें लोग विलिंग होते हैं रिकमेंडेड स्टेप लेने के लिए। यानी अगर हमारे पड़ोसियों ने कोई सामान लिया और हमारी उन पड़ोसियों से अच्छी दोस्ती है और पड़ोसियों के अलावा 3-4 लोगों ने और वही सामान लिया, तो हमारे अंदर ये आ जाता है कि हम इनसे हट के सामान नहीं लेंगे, हम यही वाला ले लेते, इसी कंपनी का ही अच्छा होगा, या फिर जब ये लोग ले रहे हैं तो हम इनके अगेंस्ट क्यों जाएं, ऐसा करके लोगों के दिमाग में आता है। सो इस तरीके से लोग करते हैं। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, अगेन फील्ड एक्सपेरिमेंट किया था कर्ब साइड रिसाइकलिंग के ऊपर। सो फील्ड एक्सपेरिमेंट ऑफ कर्ब साइड रिसाइकलिंग। तो इसमें इन्होंने क्या किया था, 17 हफ्ते ये जो बिहेवियर है 17 वीक का था और डिफरेंट इंटरवेंशंस के साथ किया गया था। इस एक्सपेरिमेंट में 5 कंडीशंस थी, प्ली प्लस इंफॉर्मेशन, पी प्लस नेबरहुड फीडबैक, प्ली प्लस इंडिविजुअल हाउस होल्ड फीडबैक। तो ये वाले जब ये सारी चीज़ें पूछी गई तो जो प्ली प्लस नेबरहुड फीडबैक था उस कंडीशन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई और वही मटेरियल कलेक्ट किए गए जो नेबरहुड फीडबैक वाले में आए थे। तो यानी कि हम अपने जो आसपास के लोग होते हैं, अपने समाज जो होते हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंगली सोशल वैलिडेशन की वजह से उसी को ही ज़्यादा वैलिड मानते हैं। बिजनेस फ्रंट पे ये बहुत देखा जाता है। जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो हमेशा जब परसुएड करते हैं, ये क्लेम करके परसुएड करते हैं कोई सामान को बेचने के लिए कि ये फास्टेस्ट ग्रोइंग है और बेस्ट सेलिंग है मार्केट में, इस तरह का बोलते हैं। तो जब ऐसा सुनने के लिए आता है हमें कि ये सबसे ज़्यादा बिक रहा है, जैसे अगर आप अमेजोन की साइट में जाए तो वो लिखते हैं अमेजोन रिकमेंडेड, इस तरह से वर्ड यूज़ करते हैं। तो ये उसको जो सामान उनका शायद कम बिकता होगा वो उस तरह से बेचने की कोशिश करते हैं साइकोलॉजिकली डील करने के लिए। या अमेजोन सिलेक्ट ऐसा करके कुछ लिखा होता है, आई फॉरगॉट दैट पर्टिकुलर टर्म, बट ऐसे ही कुछ होता है। अमेजोन प्राइम, अमेजोन बेस्ट, ऐसे ही कुछ होता है। सो इस तरह का कंपनी उसको कर देती है। समटाइम्स स्टार भी रहता है, रिव्यूज़ होते हैं, तो वो नकली रिव्यूज़ भी डाले जा सकते हैं अपने ही बंदों से लिखवा के जो सामान उनको बेचना होता है, जो उनके स्टोर में पड़ा होता है। तो ये सिर्फ प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज़ करना चाहिए। ये सारे ट्रैप्स होते हैं जो मार्केट यूज़ करता है। तो ये सोशल वैलिडेशन माना जाता है जहाँ पे आप ये देखते हैं। जैसे कि हम जब कोई सामान खरीदते हैं तो हम ऑनलाइन साइट में जाके देखते हैं 5 स्टार 4 स्टार कितना स्टार है उस प्रोडक्ट पे लोगों के रिव्यू के अकॉर्डिंगली। तो जिसमें कम रिव्यू होता है हम वो सामान कतई नहीं लेते, और जिसमें सबसे ज़्यादा अच्छा रिव्यू होता है उस सामान को हम लेने पसंद करते हैं, इवन दो इफ़ इट इज़ कॉस्टलियर ऑल्सो। सो ये देखा जाता है। नाउ कमिंग टू कमिटमेंट, जो 6th प्रिंसिपल है और लास्ट प्रिंसिपल है। कमिटमेंट मतलब हम उस स्टोर से सामान लेना ज़्यादा पसंद करते हैं जिसके का हमारे पास लॉयल्टी कार्ड है या फिर बोनसेस हैं हमें उसके पास से। तो वो हमारा हम परमानेंट कस्टमर बन जाते हैं उस स्टोर के जब ऐसा होता है। तो हम इसीलिए शॉप्स नहीं चेंज कर पाते हैं क्योंकि हमें उससे बेनिफिट हो रहा होता है या फिर हमें कुछ और भरोसा हो गया होता है उस कंपनी के कि इसके सामान सही है। नाउ कमिंग टू 4 कंप्लायंस स्ट्रेटजीज। ये नया टॉपिक है कंप्लायंस के ऊपर, लेकिन स्ट्रेटजीज कौन कौन सी हैं जो मार्केट में फॉलो करते हैं लोग खास तौर से। फर्स्ट है फुट इन द डोर टेक्निक। फुट इन द डोर टेक्निक का मतलब है, इसको FITD भी कहते हैं। ये भी एक कंप्लायंस टेक्निक है जिसमें पर्सन को है ना से एक बड़ी रिक्वेस्ट की जाती है सो दैट कि हमें ये कुछ बड़ी डिमांड की जाती है सो दैट अगर वो बड़ी डिमांड नहीं पूरी करता तो उसके बाद वो एक मॉडेस्ट सी छोटी सी डिमांड कर देते हैं। सो वो जल्दी से मान जाता है क्योंकि उसको गिल्ट फील आने लगता है कि भाई इतनी बड़ी डिमांड इसने मांगी थी, हम ये तो कर नहीं पाए, चलो थोड़ा छोटा मोटा तो इसकी हेल्प कर ही देते हैं। वो फुट इन द डोर टेक्निक है। इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था कि इन्होंने एक स्टडी करी थी जिसमें कैलिफोर्निया में की गई थी। जिस साइकोलॉजिस्ट ने हाउसवाइफ्स को कॉल किया और उन हाउसवाइफ से ये पूछा, कुछ क्वेश्चन के आंसर पूछे हाउस होल्ड प्रोडक्ट के बारे में। और लेटर उसके बाद उन्होंने एक और डिमांड कर दी कि क्या हम कुछ लोगों को भेज सकते हैं आपके घर में आपके स्टोरेज को चेक करने के लिए कि आप कौन कौन सा हाउस होल्ड प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। 5-6 लोग आएंगे और 2 घंटे के लिए आएंगे। तो इन्वेस्टिगेशन ये बोलती है कि जब
दो से ज़्यादा बार कुछ पूछा जाता है तो लोग मान जाते हैं एक्चुअली, क्योंकि उनको बुरा सा फील होने लगता है। तो ये फुट इन द डोर टैक्टिस है कि पहले कम मांगो उसके बाद ज़्यादा मांग लो। जैसे यहाँ पे है इसमें फुट इन द डोर मतलब दरवाजे के अंदर घुस जाना, अपने पैर रख देना। तो आप पैर कैसे रखते हैं, एकदम से थोड़ा ना किसी के यहाँ घुस जाते हैं, पहले बाहर खड़े खड़े बात करेंगे फिर धीरे धीरे अंदर पहुंच जाते हैं। सो वही इसमें बताया फुट इन द डोर में कि पहले जैसे कि एक एग्जांपल है, कैन आई गो ओवर टू सीताज हाउस फॉर एन आवर, 1 घंटे के लिए मैं चली जाऊं, उसके बाद थोड़ी देर बाद कहेंगे कि मैं क्या पूरी रात वहीं रुक जाऊं अपनी फ्रेंड के यहाँ। तो ये होता है फुट इन द डोर टेक्निक कि पहले छोटा मांगो उसके बाद बड़ा मांग लो धीरे धीरे, उंगली पकड़ा के हाथ पकड़ने वाली बात। तो नाउ नेक्स्ट है डोर इन द फेस टेक्निक, जिसको DITF भी कहते हैं। सो ये भी कंप्लायंस स्ट्रेटजीज है जिसमें फर्स्ट बहुत बड़ी रिक्वेस्ट की जाती है और उसके बाद फिर वो अपनी रिक्वेस्ट थोड़ा छोटा छोटा कर देते हैं, सो दैट जो परसुएडर है उसको कुछ तो मिल ही जाएगा। तो इसमें ये इस तरह की रिक्वेस्ट है। सो पहले तो आप ऐसे अनरीजनेबल रिक्वेस्ट करेंगे और उसके बाद रीजनेबल रिक्वेस्ट कर देंगे, तो वो सामने वाले को शर्म आ जाएगी और वो फिर आपकी रिक्वेस्ट को मान जाएगा, शार्प नेगेटिव रिस्पॉन्ड ना करने के बजाय। तो एक क्लासिकल एग्जांपल था इसमें, और इन्होंने यही इस टेक्निक पे बताया है कि स्टूडेंट्स जो थे वो जुवेनाइल डिलिक्वेंट जो होते हैं, जुवेनाइल डिलिक्वेंट्स मतलब नॉन सोशल बच्चे जो होते हैं, उनको 2 घंटे 1 वीक में 2 साल तक उनको काउंसिल किया गया। जब ऐसा मांगा गया, तो जब उनका ये मना कर दिया गया कि नहीं नहीं ऐसे नहीं कर सकते हैं, तो इनको 1 दिन की ट्रिप लेके जाने के लिए पूछा, जू ले जाने के लिए। तो 50% केसेस में इनको परमिशन मिल गई। इसमें इन्होंने एग्जांपल भी दिया, जैसे कि पहले तो क्या आप मुझे 1000 रुपये डोनेट कर देंगे, और उसके बाद फिर अगर कोई मना कर देगा तो आप बोलोगे अच्छा ठीक है 10 रुपये ही दे दो। तो लोग सोचेंगे अरे 1000 रुपये मांग रही थी तो 10 ही मांग रहे, चलो 10 दे ही देते हैं। ये शॉपकीपर बार्गेनिंग वाली केस में होता है, डोर इन द फेस टेक्निक, जहाँ पे शॉपकीपर बहुत महंगा सामान बताता है एंड उसके बाद धीरे धीरे एक्चुअल रेट पे आ ही जाता है। नाउ कमिंग टू लो बॉल टेक्निक। लो बॉल टेक्निक भी एक परसुएशन टेक्निक है, ये सेलिंग टेक्निक है जिसमें पहले तो कोई ऐसा ऑफर दिया जाता है जो कोई भी कस्टमर एक्सेप्ट कर लेता है, कुछ ऐसी स्कीम बताई जाती है, कुछ ऐसा ऑफर दिया जाता है कि हमें लगता है अरे ये तो इतनी बड़ी चीज़ है और इतने सस्ते मिल रही है, और कोई पार्टनरशिप होती है या फिर कोई ऐसा स्पॉन्सरशिप होती है जो जिसके लिए हम एग्री हो जाते हैं, और फिर धीरे धीरे वो कंपनी वो रेट्स चेंज कर देती है और महंगा कर देती है उस सामान को, लेकिन फिर भी वो कस्टमर जो है वो भागता नहीं है उसको छोड़ के, कि लगता है चलो अब तो मेंबर बन ही गए, अब क्या कर सकते हैं, अब जो हो गया सो हो गया। तो पहले अट्रैक्टिव प्रपोजल देना है एंड देन उसके बाद उसको धीरे धीरे जब कॉन्फिडेंट हो जाए, उसका कस्टमर का कॉन्फिडेंस मिल जाए, तो फिर अपना रेट्स बढ़ा देना है। यहाँ पे इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था स्टूडेंट्स के ऊपर, जिसमें 56% जो थे वो उनको ये बोला गया स्टूडेंट्स को कि हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसमें आपको पार्टिसिपेट करना है। तो 56% बच्चे मान गए, और जब वो मान गए उसके बाद उन्हें बताया गया कि जो स्टडी है वो 7 AM स्टार्ट होगी, तो वो छोड़ के नहीं भागे। 95% बच्चों ने कंटिन्यू किया। लेकिन जब उन्हें ये बता दिया किया कि उनको स्टडी में पार्टिसिपेट करना है और कंडीशन भी पहले बता दी कि सुबह के 7 बजे से होगा, तो वो 24% ही लोग उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए एग्री हुए। तो अगर हम पहले सच्चाई छुपा के ऐसा करते हैं तो बहुत सारे लोग हैं जो ट्रैप हो जाते हैं और बाद में फंस जाते हैं। तो ये जो होटल इंडस्ट्री में जो स्कीम्स होती हैं, रिसोर्ट की मेंबरशिप की ईयरली स्कीम होती हैं, उसमें यही ट्रिक यूज़ की जाती है, लो बॉल टेक्निक, जिसमें वो जल्दी से फंसा लेते हैं कस्टमर को और बाद में धीरे धीरे रेट्स बढ़ाते जाते हैं। नहीं सर अब तो ये इतना टाइम हो गया, तो इसके बाद ये गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया, अब आपको ये भी पे करना होगा, इस तरह से ट्रैप कर लेते हैं कस्टमर को। तो फ्रेंड्स दिस वाज ऑल अबाउट कंप्लायंस, जो मार्केट में बहुत यूज होता है। हमने इसमें पढ़ा था डायरेक्ट इनडायरेक्ट कंप्लायंस क्या होता है, प्रिंसिपल्स कौन कौन से थे। प्रिंसिपल्स 6 थे जो हमने, रेसिप्रोकेशन, क्रेडिबिलिटी, फ्रेंडशिप, स्केयरसिटी, सोशल वैलिडेशन, कमिटमेंट के बारे में किया।
फिर हमने ये पढ़ा कि 4 कंप्लायंस स्ट्रैटेजीज कौन सी थी। फुट इन द डोर टेक्निक, जिसमें हमने क्या पढ़ा था कि हमने छोटी चीज की डिमांड की एंड उसके बाद फिर बड़ी भी कर दी धीरे धीरे। द डोर इन द फेस टेक्निक होता है कि सबसे बड़ी बहुत बड़ी डिमांड कर दी एंड उसको फिर थोड़ा छोटा कर दिया। लो बॉल टेक्निक में कोई इंटरेस्टिंग स्कीम दी जो कम पैसों की थी एंड उसके बाद उसको बढ़ा दिया। So this was all about this subsection of compliance. I hope my videos are useful to you and they are helping you in some way. Do not forget to subscribe, press the notification bell and do share my videos with rest of the students. Thanks for watching. Take care. Bye bye.